तो आज हम झारखंड के एक ऐसे जिले की बात करने वाली हैं जिसके नाम के ही आप कहिए दो मतलब है और दोनों ही उसकी कहानी को किसी न किसी तरह से बयान करते हैं। हाँ। हम बात कर रहे हैं दुमका की। संथाल परगना का प्रशासनिक मुख्यालय भी है ये। सही। हमारे सामने जो स्रोत है उनमें विश्वविद्यालय के दस्तावेज हैं, सरकारी औद्योगिक रूपरेखा है, स्वास्थ्य पर एक बहुत बहुत गहरी रिसर्च है और यहाँ की संस्कृति और इतिहास पर कुछ कमाल के लेख भी हैं। काफी कुछ है। और इन सबको मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो किसी एक रंग की नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ क्रांति की विरासत और आज की जो चुनौतियां हैं वो एक साथ सांस लेती हैं। और आपने जो नाम की बात की ना, वो शुरू करने के लिए एकदम सही जगह है। हाँ। एक तरफ तो संताली शब्द है सुम्क, हाँ, जिसका मतलब होता है छोटा या सिमटा हुआ। लेकिन जो दूसरा मतलब है वो फारसी से आया है, दामिने कोह। दामिने कोह मतलब पहाड़ियों का आंचल। और मुझे लगता है ये वाला अर्थ ज्यादा गहरा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ भूगोल नहीं बताता, ये उस जगह के उसके चरित्र को पकड़ता है। वो इलाका हमेशा से आदिवासी प्रतिरोध और कह सकते हैं स्वाभिमान का गढ़ रहा है। बिल्कुल। और जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ये बात और साफ हो जाती है। हमारे स्रोतों में दो विद्रोहों का जिक्र बार बार आता है और उनकी तारीखें वो चौंकाने वाली हैं। पहला 1785 में तिलका मांझी का विद्रोह। 1785? हाँ, ये उस वक्त की बात है जब ज्यादातर हिंदुस्तान ब्रिटिश राज के बारे में सोच भी नहीं रहा था और वहां एक आदिवासी नायक वो सीधी टक्कर ले रहा था। ये बहुत जरूरी बात है। हम अक्सर 1857 को आजादी की पहली लड़ाई मान लेते हैं, लेकिन उससे भी आप देखिए लगभग 70 साल पहले तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा दी थी। हाँ। और फिर उसके बाद 1855 में हुआ संथाल हुल, जिसे सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने। बिल्कुल, सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने लीड किया था। और ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक संगठित आंदोलन था। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी पहचान की, अपनी संस्कृति और अपने जल जंगल जमीन पर हक की लड़ाई थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुमका की जमीन में विद्रोह और अपनी पहचान के लिए लड़ने का जो जज्बा है वो रचा बसा है। बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, ये आज भी वहां की हवा में महसूस होता होगा। बिल्कुल, ये विरासत उनके आप कह सकते हैं डीएनए में है। और ये सिर्फ लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है, ये उनकी कला में, उनकी संस्कृति में, उनके जीने के तरीके में भी दिखाई देती हैं। इसी बात से मुझे वो दूसरा पहलू याद आता है जो हमारे स्रोतों में उभर कर आता है, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है मलूटी गांव का। मंदिरों का गांव भी कहते हैं इसे। हाँ, मलूटी। सच कहूं तो इसके बारे में पढ़कर मैं हैरान रह गई। कभी यहाँ 108 मंदिर हुआ करते थे। 108? हाँ, अब 72 बचे हैं, लेकिन सोचकर ही अजीब लगता है कि एक छोटे से गांव में इतने सारे मंदिर। और ये कोई आम मंदिर नहीं है, इनका निर्माण हुआ था 17वीं से 19वीं सदी के बीच। इनकी जो वास्तुकला है वो बंगाल की चार चाला शैली है, मतलब 4 ढलानों वाली छत। अच्छा। लेकिन असली जादू तो इनकी दीवारों पर है। ये टेराकोटा की बनी है, यानी पकी हुई मिट्टी की, और उन पर जो नक्काशी है वो कमाल की है। मतलब कहानियां गढ़ी हुई हैं दीवारों पर? बिल्कुल, रामायण, महाभारत, देवी देवताओं की कहानियां, सब कुछ उन दीवारों पर उकेरा गया है। यहाँ की मुख्य देवी माँ मौलिक्षा हैं, जिनकी बहुत मान्यता है। और एक बात ने मेरा ध्यान खींचा जिसने इस कहानी का स्केल ही बदल दिया। ये सिर्फ एक स्थानीय या राष्ट्रीय धरोहर स्थल नहीं है, ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे दुनिया के 12 सबसे ज्यादा लुप्त प्राय यानी खतरे में पड़े स्थलों की सूची में शामिल किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और इसके दो पहलू हैं। एक तरफ इस टैक्स से दुनिया का ध्यान इस पर जाता है, संरक्षण के लिए फंड मिलने की उम्मीद जगती है। सही। लेकिन दूसरी तरफ ये एक चेतावनी भी है कि हम अपनी कितनी अनमोल धरोहर खोने की कगार पर हैं। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं है, ये उस दौर की कला, समाज और आस्था का जीता जागता दस्तावेज हैं। इन्हें बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। इस प्राचीन धरोहर से अगर हम आज की जीवंत परंपराओं की तरफ आएं तो हिजला मेले का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, हिजला मेला। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ। 1890 में एक ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर थे, जॉन रॉबर्ट्स कार्स्टेज। उन्होंने इसे शुरू किया था मयूराक्षी नदी के किनारे। हाँ, और उसका शुरुआती मकसद बड़ा अनोखा था। वो अंग्रेज अफसर चाहता था कि वो स्थानीय आदिवासी समुदायों के मुखियाओं से मिले, उनके लोगों से मिले। अच्छा।
हाँ, उनकी समस्याएं समझे और सरकारी नीतियों के बारे में बताए। मतलब एक तरह से ये शासन और जनता के बीच संवाद का एक मंच था। लेकिन आज तो इसका रूप पूरी तरह बदल गया है। अब ये राजकीय जनजातीय हिजला मेला है। बिल्कुल, आज ये संथाल संस्कृति का एक बहुत बड़ा उत्सव बन गया है। उनके पारंपरिक नाच गाने, उनकी कला, सब कुछ वहां देखने को मिलता है। मतलब संस्कृति को सहेजने का एक जरिया। हाँ, अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जरिया है। लेकिन साथ ही ये अब एक बहुत बड़ा व्यापारिक मेला भी बन गया है। कृषि उपज, पशुधन की खरीद बिक्री, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। तो जो चीज संवाद के लिए शुरू हुई थी, वो अब संस्कृति और अर्थव्यवस्था का संगम बन गई है। आपने अर्थव्यवस्था की बात की और ये एक बेहतरीन पड़ाव है हमारी चर्चा का, क्योंकि दुमका की कहानी में अगर एक तरफ चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ सफलता की कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो उम्मीद जगाती हैं। हाँ। और इसमें सबसे चमकता हुआ सितारा है टसर सिल्क। हाँ, टसर सिल्क। हमारे स्रोत बताते हैं कि झारखंड देश के सबसे बड़े टसर सिल्क उत्पादकों में से एक है। और दुमका इसमें एक बहुत अहम रोल निभाता है। यहाँ जो बदलाव आया है उसका श्रेय प्रदान जैसी संस्थाओं को जाता है। प्रदान? हाँ, उन्होंने एक बहुत जरूरी काम किया। पहले क्या था कि रेशम का उत्पादन पारंपरिक तरीके से होता था, जो ज्यादातर जंगलों पर निर्भर था। मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, आमदनी भी पक्की नहीं थी। प्रदान ने इसे एक व्यवस्थित उद्योग का रूप दिया। कैसे? मतलब उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने आदिवासी युवाओं को ग्रेनियर के तौर पर प्रशिक्षित किया। ग्रेनियर वो होते हैं जो रेशम के कीड़ों के स्वस्थ बीज यानी अंडे तैयार करते हैं। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा। इसके बाद उन्होंने महिलाओं को इस काम से जोड़ा। ककून से धागा निकालने का, उसकी प्रोसेसिंग करने का काम बड़े पैमाने पर महिलाएं करने लगीं। इससे तो उन्हें घर पर ही आमदनी का एक जरिया मिल गया होगा। बिल्कुल, जो कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे स्रोतों में? कोई गांव या कोई कहानी? हाँ, एक बेहतरीन उदाहरण है डुमरसोल गांव का। ये दुमका से कोई 35 किलोमीटर दूर है। 100 संथाल परिवारों का गांव है डुमरसोल। हाँ, यहाँ के लोग पहले ककून के इस्तेमाल के बाद बचे हुए वेस्ट को, जिसे वो छोपा कहते हैं, चोपा, उसे या तो फेंक देते थे या फिर कौड़ियों के भाव बेच देते थे। उन्हें उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहां आत्मा यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ने दखल दिया। उन्होंने सुनीराम हांसदा और फुलिन जैसे गांव के लोगों को प्रशिक्षण दिया। उन्हें बताया कि इस वेस्ट से भी बढ़िया धागा बन सकता है और कपड़ा बुना जा सकता है। उन्होंने गांव में ही हथकरघे लगवाए और नतीजा ये हुआ कि जो गांव कल तक अपनी कीमती चीज को कचरा समझ रहा था, बिल्कुल, आज उसी से धागा और कपड़ा बनाकर कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। ये तो कमाल की कहानी है। मतलब आत्मनिर्भरता का इससे अच्छा मॉडल क्या हो सकता है? और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ जो सिल्क वेस्ट और अहिंसा सिल्क बनता है वो जर्मनी तक निर्यात होता है। जर्मनी तक? हाँ, सोचिए, दुमका के एक छोटे से गांव का बनाया हुआ उत्पाद यूरोप के बाजारों में बिक रहा है। ये दिखाता है कि अगर सही दिशा और थोड़ा सा समर्थन मिले तो पारंपरिक हुनर क्या कमाल कर सकता है। ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, एक आदर्श सफलता की कहानी। लेकिन ये इतनी आदर्श है कि मन में सवाल उठता है, क्या ये बदलाव इतना आसान था और क्या ये सफलता पूरे जिले की तस्वीर है? क्योंकि हमारे स्रोत कृषि के मामले में एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। नहीं, ये तस्वीर हर जगह ऐसी नहीं है। टसर सिल्क एक चमकता हुआ उदाहरण जरूर है, लेकिन दुमका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी खेती है और वो एक बड़ी चुनौती है। चुनौती क्यों है? क्योंकि यहाँ की लगभग 90% खेती की जमीन वर्षा आधारित है, यानी रेनफेड। इसका सीधा मतलब है कि सब कुछ मॉनसून के भरोसे है। और इसका नतीजा होता होगा मोनोक्रॉपिंग, मतलब साल में सिर्फ एक ही फसल। बिल्कुल, किसान धान लगाकर बस आसमान की तरफ देखता रहता है। अगर बारिश अच्छी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो साल भर की मेहनत और लागत दोनों डूब जाती है। हाँ, ये तो अपनी पूरी कमाई को हर साल एक ही दांव पर लगाने जैसा है। इसी वजह से यहाँ गरीबी और पलायन एक बड़ी समस्या है। तो क्या इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ हो रहा है, जैसे सिल्क के मामले में हुआ था? हाँ, कोशिशें यहाँ भी हो रही हैं। आत्मा जैसी एजेंसियां अब विविधीकरण पर जोर दे रही हैं। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, वो किसानों को समझा रही हैं कि सिर्फ धान के भरोसे मत बैठो। उन्हें मछली पालन, सब्जी की खेती और दूसरी फसलों के लिए वैज्ञानिक तरीके सिखाए जा रहे हैं। अच्छा, मकसद ये है कि किसान की आय के कई स्रोत हों, ताकि अगर एक फसल धोखा दे भी जाए तो वो पूरी तरह बर्बाद न हो। लेकिन इसमें वक्त लगेगा,
लोगों की सदियों पुरानी आदतें बदलना आसान नहीं होता। तो एक तरफ सिल्क जैसी नवीनता से उम्मीद जगती है और दूसरी तरफ खेती का ये संघर्ष है जो जमीनी हकीकत दिखाता है। ये वही द्वंद्व है जिसकी बात हम शुरू में कर रही थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही नहीं है। हमारे स्रोतों का एक हिस्सा दुमका की एक और बहुत बड़ी और अंधेरी सच्चाई को सामने लाता है, और वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य। आप लिम्फेटिक फाइलेरिया की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसे आम भाषा में हाथी पांव कहते हैं। ये जानकर मैं सन्न रह गई कि दुमका इस बीमारी के लिए एक उच्च स्थानिक जिला है। हाई एंडेमिक, हाँ। मतलब यहाँ ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। आंकड़े वाकई गिराने वाले हैं। यहाँ प्रसार दर प्रति 10,000 लोगों पर 30.2 है, जो बहुत ज्यादा है। और सरकार इसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाती है। हाँ, ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA का इस्तेमाल होता है, जो काफी असरदार मानी जाती है। मतलब कागज पर तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन यहीं पर एम्स देवघर की एक स्टडी वो पूरी कहानी को पलट देती है। ये स्टडी दुमका समेत 4 जिलों में की गई थी। अच्छा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है कि बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कम से कम 85% आबादी तक दवा पहुंचनी चाहिए। 85%, हाँ। लेकिन इस स्टडी में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। असल में दवा सिर्फ 52.1% लोगों तक ही पहुंची। 52%? मतलब 30% से ज्यादा का गैप। और यही गैप सारी कहानी कहता है। हाँ। सवाल यह है कि जब दवा उपलब्ध है, स्वास्थ्यकर्मी घर तक जा रहे हैं, तो लोग उसे खा क्यों नहीं रहे? स्टडीज के पीछे की वजह भी बताती है, और वो दवा की कमी से ज्यादा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। मतलब 30.5% लोगों को लगता है कि उन्हें इस बीमारी का कोई खतरा ही नहीं है। वो सोचते हैं हमें कुछ नहीं होगा। 22% लोगों को दवा के दुष्प्रभावों का डर है, साइड इफेक्ट्स का। और सबसे बड़ी बात, जागरूकता की भारी कमी। सिर्फ 15.9% लोग ही ये जानते थे कि ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। ये आंकड़े, ये किसी भी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बनाने वाले के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये सिर्फ दवा पहुंचाने की नाकामी नहीं है, ये संवाद और भरोसे की नाकामी है। बिल्कुल। आप दुनिया की सबसे अच्छी दवा ले आइए, लेकिन अगर आप लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए, उन्हें जागरूक नहीं कर पाए, तो आपका पूरा अभियान फेल हो सकता है। यहाँ संदेश उतना ही जरूरी है जितनी की दवा। तो जहाँ टसर सिल्क की कहानी में हमने समुदाय की भागीदारी से सफलता देखी, वहीं स्वास्थ्य के मामले में समुदाय के साथ संवाद की कमी एक बड़ी नाकामी की वजह बन रही है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि विकास या बदलाव ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। उसे जमीन पर लोगों की समझ, उनके डर और उनकी आकांक्षाओं के साथ जोड़ना ही पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों और विरोधाभासों के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। एक ऐसी जगह जो शायद भविष्य की दिशा तय कर सकती है। और वो है शिक्षा का केंद्र, सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, और ये पूरे संथाल परगना के लिए उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। और इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। सिधो और कान्हू मुर्मू, वही महान नायक जिन्होंने संथाल हुल का नेतृत्व किया था। हाँ। उनके नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखना सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक मिशन स्टेटमेंट है। ये उस विरासत को स्वीकार करना है जिससे ये जमीन बनी है। मेरा सवाल यही था, क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक नाम है, या विश्वविद्यालय का काम और उसका जो विजन है वो वाकई उस क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है? हमारे स्रोतों के मुताबिक कोशिश तो यही है। इस यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ पारंपरिक विषयों में डिग्री देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका एक बड़ा उद्देश्य है जनजातीय भाषाओं, खासकर संताली और उनकी संस्कृति को संरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना। अच्छा। और साथ ही आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा भी देना। ये एक पुल बनाने की कोशिश है। अपनी जड़ों को समझे बिना भविष्य की ओर न बढ़ें और भविष्य की तकनीक को अपनाए बिना अतीत में ही न रह जाएं। तो एक तरह से ये उसी लड़ाई को नए औजारों से लड़ने जैसा है। बिल्कुल। सिद्धो और कान्हू ने तीर कमान से अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, और ये विश्वविद्यालय ज्ञान और शिक्षा के जरिए यहाँ के युवाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ये उस क्षेत्र के युवाओं को वो अवसर देने की कोशिश है जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है, ताकि उन्हें अपने भविष्य के लिए पलायन न करना पड़े। ये शोध और ज्ञान के जरिए सशक्तिकरण की वही लड़ाई है, बस उसका स्वरूप बदल गया है। तो आज दुमका की जो तस्वीर हमने देखी वो कई परतों वाली है। ये एक सीधी सरल कहानी नहीं है। एक तरफ मलूटी के वो खामोश टूटते हुए मंदिर हैं जो एक शानदार अतीत की गवाही देते हैं, तो दूसरी तरफ टसर सिल्क से आत्मनिर्भर बनते गांव हैं जो भविष्य की एक झलक दिखाते हैं। सही। एक तरफ संथाल हूल की वो क्रांतिकारी विरासत है,
तो दूसरी तरफ हाथी पांव जैसी बीमारी का अंधेरा, जो दिखाता है कि सफर अभी बहुत लंबा है। और शायद दुमका की कहानी आज हमारे सामने सबसे जरूरी सवालों में से एक को खड़ा करती है। कौन सा सवाल? कि कोई भी समाज या क्षेत्र अपनी गहरी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखते हुए आधुनिक आर्थिक विकास और सामाजिक चुनौतियों का सामना कैसे कर सकता है? क्या विकास का मतलब हमेशा अपनी जड़ों से कटना होता है? और शायद इसका जवाब भी हमें दुमका की ही कहानियों में मिलता है। हाँ, मिलता है। टसरसिल का पुनरुद्धार दिखाता है कि समाधान अक्सर समुदाय के भीतर से ही निकलते हैं, जब उनके पारंपरिक ज्ञान और हुनर को आधुनिक तकनीक और संस्थागत समर्थन का साथ मिलता है। मतलब बॉटम अप अप्रोच। हाँ, उसकी सफलता है ये। वही फाइलेरिया अभियान की नाकामी दिखाती है कि जब समाधान ऊपर से थोपे जाते हैं और समुदाय से संवाद नहीं किया जाता तो क्या होता है। दुमका का भविष्य इसी संतुलन को साधने की क्षमता पर निर्भर करेगा। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।